बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। ZF न्यूज़ क्लिक के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाज़रीन इकराम, शेख रशीद के हवाले से बड़ी ख़बर आ रही है कि उन्होंने इमरान ख़ान को एक बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। इस मुश्किल से निकलने के लिए हुकूमत हाथ पैर मार रही है और अहम हुकूमती बैठक का इनेकाद हुआ। उस हुकूमती बैठक के अंदर एक ऐसे ख़तरनाक खेल का आगाज़ करने का मंसूबा बनाया गया जिस की कामयाबी या नाकामी दोनों चांसेस मौजूद हैं। अगर इमरान ख़ान नाकाम हो गए तो इसमें उन्हें ये बताया गया है कि वो पार्टी और हुकूमत दोनों से हाथ धो सकते हैं। ये मंसूबा है क्या और शेख रशीद का इसमें किरदार क्या था, फिर इसके साथ साथ हुकूमत आगे चलकर क्या करने जा रही है और कौन सी मुश्किलात उन्हें दरपेश हैं, क्या हुकूमती जो मंसूबे हैं वो पूरे हो पाएंगे या उसमें बड़ी रुकावट जिसको समझा जा रहा है उसको वो हटा पाएंगे, ये आज के व्लॉग के मौजू हैं। और व्यूवर्स, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि अगर आप मुनासिब समझते हैं तो हमारा चैनल ZF न्यूज़ क्लिक सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी खबर से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। व्यूवर्स, मैं आज की इस व्लॉग का आगाज़ एक दिलचस्प वाक़े के साथ करना चाहता हूँ। वो वाक़या है क्या, इमरान ख़ान की शेख रशीद के साथ मुलाकात होती है और शेख रशीद से ये डिस्कशन के दौरान शेख रशीद इमरान ख़ान को ये बताते हैं कि एक ऐसा शख्स है जो इंतहाई क्रेडिबल है, जो बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही ईमानदार है। अगर आप उनको किसी जगह पे एडजस्ट करें तो वो मुल्क के लिए भी अच्छा होगा और हुकूमत के लिए भी अच्छा होगा। इमरान ख़ान वो नाम नोट कर लेते हैं और इमरान ख़ान अपने जहन में रखते हैं उस नाम को। फिर ज़रा अब वो नाम कौन सा है मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन फिर होता क्या है, हुकूमती कमेटी और ओपोजिशन की कमेटियाँ मसलसल उनका आपस में इजलास होता रहता है। उस इजलास के अंदर वो असल में किसी एक नाम पर मुत्तफ़िक होना चाहते हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, लेकिन वो दोनों पार्टियां मसलसल इजलासों के बाद बेनतीजा रहती हैं और कोई नाम सामने नहीं आता। फिर एकदम आखिरी दिन पहुंच जाता है जब हर हाल में उन्होंने नाम सामने लाना होता है। तो इस दिन हुकूमत की तरफ से एक नाम पेश किया जाता है सिकंदर सुल्तान राजा का, और ओपोजिशन के लिए ये बड़ा सरप्राइज़ था कि हुकूमत की तरफ से ये नाम सामने आया। ये इंतहाई ईमानदार ब्यूरोक्रेट सुल्तान सिकंदर राजा का नाम था, जिनके बारे में शेख रशीद की तरफ से कहा गया था कि वो ऑनेस्ट आदमी हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मेरे साथ रेलवे में बतौर सेक्रेटरी काम किया और बहुत अच्छा काम किया। तो वो नाम सामने आता है, ओपोजिशन फ़ौरन उसे कबूल कर लेती है और इसका क्रेडिट हुकूमत पूरे अच्छी तरह से क्रेडिट लेती है। शीरीन मज़ारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और ओपोजिशन को भी खराज तहसीन पेश करती हैं और आइंदा भी तमाम मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने के लिए कहती हैं कि हम इस बात पर यानी दोनों मुत्तफ़िक हो चुके हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो हुकूमत की तरफ से नाम तजवीज़ किया गया उस पर ओपोजिशन राज़ी है। उसके बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो जाती है। अब वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे कौन है, ये भी आपको बता दूं। इनका तल्लक जो है सिकंदर सुल्तान राजा जो मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका तल्लक ज़िला सरगोदा के इलाके बेरा से है और इनके जो ससुर हैं वो सईद मेहंदी उनका नाम है और नवाज शरीफ के इंतहाई काबिल एतमाद लोगों में उनका शुमार होता है। नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। नवाज शरीफ जब वज़ीर आला रहे तो इस दौरान वो उनके चीफ़ सेक्रेटरी भी रहे। फिर नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ़ अहम ओहदों पर उनको लगाया जाता रहा। तो ये उनके दामाद हैं।
लेकिन इनके हवाले से ये कहा जाता है कि इनकी कोई भी वाबस्तगी बज़ाहिर सामने नहीं आई, लेकिन फ़ैसलों के हवाले से व्यूवर्स वो आप ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं बेहतर अंदाज में। अब ज़रा आते हैं जी कि हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, और इनके हवाले से जब ये इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं, हलफ उठाने के बाद अपोजिशन की तरफ से इनके ख़िलाफ़ शदीद किस्म का एहतजाज किया जाता है कि आप जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस है उसको सुने। मरीम नवाज़ भी आ जाती हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, मौलाना फजलुर रहमान भी आते हैं और बहुत ज़्यादा शोर मचाया जाता है। वो सब को व्यूवर्स को याद होगा, और सख्त किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाती है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, और ऐसे में हुकूमती जो वज़रा हैं वो भी सामने आते हैं और इलेक्शन कमीशन का भरपूर दफा किया जाता है। फिर हालात थोड़े तब्दील होते हैं, डस्का का इलेक्शन आता है, और वो चीज़ें जो मुस्लिम लीग नून ने मांगी भी नहीं थी, उन्होंने कुछ जो हल्के के कुछ हिस्से थे जिसमें दोबारा पोलिंग की बात की, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरा री इलेक्शन का जो है उनकी झोली में डाल दिया जाता है, और इसके नतीजे में नून लीग विन भी कर जाती है। फिर सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि हैंड रेज़ होना चाहिए या ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुकूमती मौक़िफ़ के अगेंस्ट खड़ा हुआ जाता है और कहा जाता है कि इस तरह की आइन में गुंजाइश नहीं, और अपोजिशन भी का भी यही मौक़िफ़ था कि ओपन बैलेटिंग नहीं हो सकती। यूँ इमरान ख़ान जो है वो एम्बैरसिंग फ़ील करते हैं इलेक्शन कमीशन की इस मौक़िफ़ पे, और उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं सेनेट के, यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते हैं, तो इमरान ख़ान की तरफ से इलेक्शन कमीशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। फिर उसके बाद व्यूवर्स क्या होता है, जब इमरान ख़ान की तरफ से कौम से ख़िताब किया गया तो उसमें शदीद तनकीद का निशाना बनाने के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से सख्त रद्द अमल आता है और हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरी चार्जशीट पेश कर दी जाती है। व्यूवर्स आगे मज़ीद मामलात चलते हैं, और अब मामला आ गया इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का। हुकूमत ने जो बिल पास किए उसके ओपोजिशन भी अगेंस्ट खड़ी है, और ओपोजिशन की तरफ से ये कहा जाता है कि किसी सूरत भी इनको इलेक्शन इस्लाहात के बिल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये यकतरफ़ा तौर पे किए गए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के मशीनों का जो मुतालबा है वो भी मुस्तरद किया गया। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक, इससे भी मुस्लिम लीग नून खाइफ नज़र आती है। नई हल्का बंदियों के हवाले से भी मुस्लिम लीग नून और ओपोजिशन पार्टीज़ को इख्तलाफ है। और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो लामिया जारी होता है उसमें भी ये कहा जाता है कि इस सारे मामले में इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत नहीं की गई। हल्का बंदियों के हवाले से भी एतराज़ उठाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से भी एतराज़ उठाया जाता है। ये सारी चीज़ों पर एतराज़ सामने आते हैं, और ऐसे हालात के अंदर चूँकि हुकूमत हर हाल में बज़िद है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म लेके आनी है, हुकूमती ज़राए के मुताबिक एक अहम हुकूमती बैठक का इनेकाद किया गया, जिसमें जो अरकान शामिल हुए उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ज़राए इस बात को भी कन्फर्म कर रहे हैं कि एक जो रुकन थे उनकी तरफ से यहाँ तक कहा गया कि इन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए तहरीक इंसाफ के लिए अगले इलेक्शन में जीतना बहुत ही मुश्किल है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अगर तहरीक इंसाफ का फ़ॉरेन फंडिंग केस अगर सुनते हैं तो इस पर भी उनका जो रद्द अमल होगा, या जिस तरीके से उनका झुकाव अपोजिशन की तरफ नज़र आ रहा है, लगता यही है कि सज़ावार तहरीक इंसाफ को ही ठहराया जाएगा। इस पर मशावरत के बाद ये फ़ैसला सामने आता है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए। अब हटाने का तरीका क्या है, इस पर कानूनी माहिरीन से राय भी तलब की गई है, लेकिन कानून के अंदर एक ही तरीक़ाकार है, वो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर रेफरेंस दायर करना। अब रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमत के पास ठोस शवाहिद होने चाहिए, क्योंकि अगर वो रेफरेंस दायर करने के बाद वो रेफरेंस नाकाम होता है तो हुकूमत ख़ुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारेगी, और उसके बाद
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी खुल के सामने आएंगे, और जो फॉरेन फंडिंग केस है अगर उसमें तेज़ी आती है तो उसमें यही कहा जा रहा है कि हुकूमत के फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो शवाहिद सामने आ रहे हैं उससे इमरान खान की जो पीटीआई पार्टी है वो डिफेंड करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कुछ जो अरकान थे उन्होंने ये मशवरा दिया कि या तो अगर हाथ डालना है तो पक्का डाला जाए, वरना इस पर खामोशी ही इख्तियार की जाए। व्यूवर्स, आगे चल के क्या मामलात बनते हैं, लेकिन मैंने सारी स्टोरी तफसील के साथ आपके साथ शेयर की कि कहाँ से नाम आया। नाम शेख रशीद की तरफ से आया, फिर उसके बाद इमरान खान की तरफ से तायद की गई, फिर लेकिन उनके जो फ़ैसले हैं उनके हवाले से बहुत से लोगों की राय मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो उनके फ़ैसले हैं वो इंतहाई गैर जानबदाराना हैं, लेकिन व्यूवर्स आप ख़ुद बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि क्या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके फ़ैसले गैर जानबदाराना हैं या हुकूमती जो रद्द-ए-अमल है कि उनमें टिल्ट पाया जाता है वो दुरुस्त है। अब तक के लिए इतने, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।